तो बेटा ये अक्टूबर नवंबर 2022 हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारा वाला पीरियड। आइएगा जरा। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी? आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, छोड़ दे इसको। इन ए प्लान्ड इकोनॉमी व्हाट विल डिटरमिन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज? बेटा प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ एक बंदा होता है जो सारी चीजों को वो कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है, और वो होता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास बी है, सिंपल सा। यार ये नेट क्यों मेरा अपना हल्का चल रहा है? एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट सारे डिसीजंस ले रहा हो। A key concept in classifying good is whether a good a rival, whether a good is rival or non-rival, which good is rival in consumption. बेटा राइवल हमेशा वो गुड होता है जो कि एक प्राइवेट गुड होता है। देखो ये तीन जो है ना, स्ट्रीट लाइटिंग, रेडियो ब्रॉडकास्ट और इंटरनेट। स्ट्रीट लाइट तो प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रेडियो ब्रॉडकास्ट और इंटरनेट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है, बट गवर्नमेंट कभी भी आपको आइसक्रीम प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आइसक्रीम जो है वो एक प्रॉपर एग्जाम्पल है राइवल कंजम्पशन की, क्योंकि वो प्राइवेट गुड के अंदर आता है। व्हाट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? अ फर्म रिसीविंग, नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता था भाई? नॉर्मेटिव का मतलब होता है ओपिनियन। ठीक है, a firm receiving a government subsidy will increase the supply of a good. Beta, this is fact. This is not an opinion, this is fact. Negative externalities are the most serious form of market failure. बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के अलावा और भी बहुत चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है मार्केट फेलियर की। वो क्या था कि मेरिट गुड कम है, मेरिट गुड कम है। इसके अलावा पब्लिक गुड का कम होना, या प्राइवेट का कम या ज्यादा होना, या फिर अंडर या ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना हमने, सिर्फ डी मेरिट तो नहीं पढ़ा हुआ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का। तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ पर ओपिनियन दे रहा है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। पॉसिबल आंसर है, आगे भी देख लेते हैं। अराइज इन इनकम विल लीड टू अराइज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। बेटा ये भी आपके पास फैक्ट होता है। अराइज इन द एडिशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स विल डिक्रीज द इंसेंटिव टू वर्क। ये भी आपके पास फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? जैसे जैसे एडिशनल इनकम टैक्स बढ़ता रह जा रहा है, यानी कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है, आपने 11,000 रुपए कमा ली तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करो, 12,000 कमा लिया तो और ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स पे करो। तो जितना ज्यादा आपके पास एडिशनल रेट ऑफ टैक्स बढ़ता रहेगा, उतना आपका दिल कम करेगा काम करने का। आप बोलोगे यार बाढ़ में जाए, अपने को तो और टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमारे नुकसान। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है। आंसर आपका है बी। यहाँ तक किसी को भी कोई इशू चारों एमसीक्यूज के अंदर? बल्कि एक तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस था तो हमने उसको हटा दिया। आगे बढ़े। डायग्राम shows an economy's production possibility where the economy has moved from point X to point Y। अच्छा भाई, हम लोगों ने ऐसा ऊपर की तरफ किया है मामला। सही है, ऐसे हम लोग ऊपर की तरफ गए। व्हाट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम? बेटा देखो हमारा कंज्यूमर गुड अभी भी अपनी जगह पर है, बट हमारा कैपिटल गुड बढ़ गया। ठीक है, हमारा कैपिटल गुड इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारे पास किस तरीके से मामला चल रहे हैं? व्हाट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम? करंट लिविंग स्टैंडर्ड हैज फॉलन। बेटा मेरे हिसाब से तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं अफेक्ट आ रहा? क्योंकि हमारा कंज्यूमर गुड अभी भी आर के ऊपर ही, कंज्यूमर गुड चेंज नहीं हुआ। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, वो अपनी जगह पे बैठा। इकोनॉमी हैज बिकम मोर एफिशिएंट। हाँ पॉसिबल आंसर है, क्योंकि आपका कैपिटल गुड इंक्रीज हो रहा है ना। आपका जब कैपिटल गुड इंक्रीज होगा तो उससे जी आपका जो है वो क्या कहते हैं, वो भी इंक्रीज होगा। हमारा जो स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल आंसर है, ये हो सकता है। देयर हैज बिन अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब ये एक्स मेरा पीछे आ जाता, वो पीछे नहीं आ रहा। अगर वो पीछे आता तो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती, तो ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। देयर हैज बिन एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ और कंज्यूमर गुड। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है कैसे आता? ये बीबीसी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब आता है जब मैं अपने पोटेंशियल पे मूवमेंट करता हूँ, जब मैं अपने पोटेंशियल पे मूवमेंट कर रहा होता है। जैसे मैं ये
जो आपके पास पॉइंट है, मैं इस पॉइंट से पॉइंट बी के ऊपर आ जाता, तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता। बेटा आर तो मैं गिरा ही नहीं रहा हूँ, कंज्यूमर गुड तो मेरा अपनी जगह पर है, कंज्यूमर गुड अपनी जगह पे है, बट कैपिटल गुड मेरा बढ़ है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ना हुई, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? बी। ठीक है, 6, an indirect tax is imposed on a product causing total expenditure by consumers to increase। बेटा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू। ठीक है, कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा जिससे कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ा। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से बेटा आपके पास प्राइसेस बढ़ती है। ठीक है, और प्राइस भी बढ़ रही है, साथ ही साथ आपका रेवेन्यू या फिर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप आ गया? पॉजिटिव। तो इस चीज को तो समझ जाओ कि पीईडी हमारे पास क्या चल रही है? इनइलास्टिक। ठीक है, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए भाई। पीईडी क्या चल रही है? इनइलास्टिक। तो आंसर आपका बी या डी में से कोई एक सही है। और फिर जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो आपकी प्राइस बढ़ती है, तो आंसर आपका सिंपल क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। Price elasticity of supply of yogurt dahi is positive 1.5. If the demand for yogurt rises and price rises by 20%, how much more will be supplied to the market? तो बेटा आपको परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालना है। तो बेटा कैसे आएगा वो? पी एस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पीएस आपके पास 1.5 है, इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई आपको निकालनी है, डिवाइडेड बाय 20%। तो बेटा इसको सिंपल मल्टीप्लाई कराओ, 20 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होता है? 30% आपका आंसर आ जाएगा। या आप सिंपली 20% को 1.5 से अगर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। डायग्राम शोज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड, विच स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड? कौन सी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है? आइएगा जरा। कहता है भाई एट प्राइस ओ पी वन, यानी कि इसकी बात कर रहा है, एट प्राइस ओ पी वन यू वी रिप्रेजेंट्स मार्केट सरप्लस। तो बेटा यहाँ सरप्लस ही आता है ना, अब द इक्विलिब्रियम सरप्लस आता है। सही कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज नॉट वैलिड। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो ये तो वैलिड एक्सप्लेनेशन है, गलत हो गया आंसर। एट प्राइस ओ पी थ्री, P3X represents the quantity that consumer are able and willing to buy। कहता है P3 के ऊपर जो हमारे पास X है, P3 के ऊपर जो हमारे पास X है, ये वो क्वांटिटी है जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिमांड से वो यहाँ पे टकरा रहा है ना। जब वो डिमांड से यहाँ पे टकराएगा तो ये हमारे पास वो बन जाएगा, कंज्यूमर की क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये भी वैलिड एक्सप्लेनेशन है। उसने नॉट पूछा हुआ है आपसे। इफ प्राइस वर टू फॉल फ्रॉम OP1 टू OP3, कहता है अगर वो P1 से ऐसा P3 की तरफ आए, एक्स्ट्रा क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी इक्वल टू एक्स्ट्रा क्वांटिटी सप्लाइड। तो बड़ी कोई अजीब सी बात कर रहा है। कह रहा है जब वो P1 से P3 की तरफ आ जाएगा तो डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी। बेटा डिमांड एंड सप्लाई बराबर होंगी जब आप P1 से P2 पे आएंगे। P1 से P3 के ऊपर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होगा, तो ये वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। डी भी देख लेते हैं। प्राइस OP2 इज द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बेटा ये भी वैलिड एक्सप्लेनेशन है। उसने नॉट पूछा हुआ है आपसे, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अच्छा भाई, द डायग्राम शोज टू लीनियर सप्लाई कर्व लेबल्ड S1 S2 इज एट 45 डिग्री लाइन। ये बात आपको पहले बड़े डिटेल में समझाई गई है कि जब भी आपके पास वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो ये यूनिटरी इलास्टिक होता है, फिर वो किसी भी तरह बना हुआ हो, आड़ा टेढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना होना चाहिए वो? 45 डिग्री होना चाहिए। PES is different, no. PES is elastic, no. PES is inelastic, no. PES is unit elastic। यूनिट इलास्टिक का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक है S1 S2 दोनों के। कहता है भाई कंट्री एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय द फ्री मार्केट, दिस इज रिप्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ SG फ्री हेल्थ केयर। तो जब बेटा प्राइवेट इदारा काम कर रहा था, वो यहाँ पे काम कर रहा था इक्विलिब्रियम के ऊपर, जब गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट ने सप्लाई को ओवरऑल बढ़ा दिया, अब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई कर रही है। व्हाट इज द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस?
बेटा कंज्यूमर सरप्लस आपका पहले 1 था, क्योंकि देखो अगर आप पहले इस इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर रहे थे तो ये एरिया आपका कंज्यूमर सरप्लस आ रहा था, यानी कि 1 वॉज योर कंज्यूमर सरप्लस, सही है, 1 कंज्यूमर सरप्लस था। तो ये जो दो आंसर है ना, फ्रॉम वन, ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, ये गलत, सी और डी दोनों गलत है, क्योंकि वो 1+2 कह रहा है, 1+2, 2 बेटा प्रोड्यूसर प्लस। फिर कहता है कि यार गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो हम बताओ 1 से कहाँ पे चले जाएंगे। बेटा सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट विल नॉट चार्ज पैसा फ्रॉम कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट पैसा चार्ज नहीं करती कंज्यूमर से, तो बेटा ये पूरे का पूरा गैप ही आपके पास कंज्यूमर सरप्लस का आ जाएगा ना। तो आप 1 से किधर चले जाएंगे, 1 2 3 4 के ऊपर आपके पास मामला चले जाएंगे और आपका आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा चार्ज नहीं करती। What is an example of a product in joint demand for with a smartphone? जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एक तरीके से आप बात कर सकते हैं। जॉइंट डिमांड का मतलब है कि अगर एक चीज की डिमांड बढ़ेगी दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री। एन ऑल्टरनेटिव ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन, बेटा ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, बेटा पीसी का मोबाइल फोन से क्या लेना देना। डी कहता है द मेटल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्मार्टफोन, बेटा ये रॉ मटेरियल होते हैं, इनकी जॉइंट डिमांड नहीं होती है, तो रॉ मटेरियल ना, ये तो चाहिए ही चाहिए प्रोडक्शन के लिए। मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ने से एक चीज की डिमांड बढ़ती है, वो क्या है, हेडफोन। अगर ये चार्जर लेकर देता है उसकी भी डिमांड हम लोग बढ़ा सकते हैं। A product has a high price elasticity of supply, हाई का मतलब क्या है कि ये इलास्टिक, ठीक है। What might explain this? हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है बेटा, तो इट हैज अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर बेटा आपकी सप्लाई इन इलास्टिक हो जाती है। इट इज नॉन पेरिशेबल, नेचर ऑफ गुड याद करो, नॉन पेरिशेबल, तो इसमें इलास्टिक रहती है, पॉसिबल आंसर है। क्लासिफाइड एज इंफीरियर गुड, बेटा ये वाईडी है। क्लासिफाइड एज लग्जरी गुड, ये भी वाईडी है। हमें तो पीएस के साथ लिंक करना है, तो आंसर आपका बनेगा बी। What is likely to affect the position of demand curve for tickets to pop concerts but not the position of supply? बेटा कहता है कि डिमांड पे अफेक्ट आए, सप्लाई पे अफेक्ट ना आए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाऊं, इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, ये डिमांड है, ये सप्लाई। कहता है या तो डिमांड बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए, सप्लाई अपनी जगह पे रहे, सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो कहता है ऐसा किस तरह हो सकता है भाई, चेंज इन इनकम ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, बड़ा लॉजिकल सा आंसर है। जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड पे अफेक्ट आता है, या डिमांड कम होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो नॉर्मल गुड है कि इंफीरियर गुड है, डिमांड पे तो अफेक्ट आता है ना भाई। तो इसका आंसर ए हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ टिकट और टू द कॉन्सर्ट, बेटा इससे मूवमेंट आती है, जबकि उसने कहा हुआ है कि डिमांड को शिफ्ट करके दिखाओ। चेंज इन रेंट, बेटा सप्लाई कम होगी इससे। चेंज इन सीटिंग कैपेसिटी, बेटा इससे भी सप्लाई पे अफेक्ट आएगा, आंसर आपका बन जाएगा ए। टेबल शोज, आगे कहता है द टेबल शोज lease and MSPED for restaurant meals and cinema ticket. There is a rise in the price of both product. What can definitely be concluded after these price changes? ली और एम की पीईडी गिवन है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि ली की रेस्टोरेंट के लिए पीईडी जो है वो है इलास्टिक, बट सिनेमा के लिए है इन इलास्टिक। जबकि अगर मैं यिम की बात करूं तो यिम की दोनों के लिए इन इलास्टिक है, सिनेमा के लिए भी और रेस्टोरेंट के लिए भी। देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट, बेटा दोनों की प्राइस बढ़ रही है। व्हाट कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड आफ्टर दीज प्राइस चेंजेस, कहता है प्राइस चेंजेस के बाद क्या कंक्लूड आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स विल रिसीव मोर इनकम, बेटा रेस्टोरेंट में एक बंदे की डिमांड इलास्टिक है, एक की इन इलास्टिक। तो अगर रेस्टोरेंट वाले प्राइस बढ़ाते हैं तो यिम की तरफ से तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा ना इन इलास्टिक। बट ली की तरफ से रेवेन्यू गिरेगा, क्योंकि ली की डिमांड क्या है रेस्टोरेंट के लिए, इलास्टिक। जबकि उसने बोला है कि जो हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं ओवरऑल ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो ये गलत। ली विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ प्रोडक्ट, बेटा ली जो है वो सिनेमा पे ज्यादा पैसा स्पेंड करेगा, रेस्टोरेंट पे ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डिमांड रेस्टोरेंट के लिए इलास्टिक। येम विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ प्रोडक्ट, लॉजिकल आंसर है, क्योंकि येम की डिमांड क्या है इन इलास्टिक।
और अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हो सकता है। सिनेमा ओनर विल रिसीव लेस इनकम। बेटा कैसे लेस इनकम, दोनों के अंदर सिनेमा की डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइसेस बढ़ रही है तो उनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ना, कम थोड़ी होगा, तो वो मोर इनकम कमाएगा। आंसर इज सी। Government fixes a maximum price for a product in order to increase its consumption. What would be the likely outcome of such a policy? गवर्नमेंट लगा रही है मैक्सिमम प्राइस, तो बेटा क्या अफेक्ट आएगा इस पॉलिसी का, देखते हैं। कंजम्पशन विल फॉल इफ द मैक्सिमम प्राइस इज अबव द करंट इक्विलिब्रियम प्राइस। इधर आओ, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, ये मामला चलते हैं आपके पास इक्विलिब्रियम में। मैक्सिमम प्राइस हमेशा लगती है बिलो द इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस आपकी लगती है ऐसा बिलो द इक्विलिब्रियम। सही है, मार्केट में भी शॉर्टेज हो जाता है। कहता है कि अगर मैं अबव द इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो कंजम्पशन फॉल होगी। बेटा मेरी बात सुनो, अगर आप अबव द इक्विलिब्रियम लगाते हैं वो बन जाती है इनअफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस, तो वो तो वापस से बिलो द इक्विलिब्रियम आएगा ना। देखो ये मैक्सिमम प्राइस है, सही है, अबव द इक्विलिब्रियम लगा दी, इनअफेक्टिव है, तो प्राइसेस को मैं कम कर सकता हूँ बट बढ़ा नहीं सकता। तो प्राइसेस कम होना स्टार्ट होगी, मैं वापस से किधर आ जाऊंगा, अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा, तो मेरी कंजम्पशन में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझे बात को, ये इनअफेक्टिव वाली है। कंजम्पशन विल राइज इफ मैक्सिमम प्राइस इज बिलो द करंट इक्विलिब्रियम प्राइस। कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी, कहता है अगर वो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लगा दे तो कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी। बेटा कंजम्पशन तो बढ़ेगी, कंजम्पशन किस तरह बढ़ेगी, अगर प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेगा साला तो मैं मट्टी खाऊंगा क्या। बेटा कंजम्पशन बढ़ने का मतलब क्या है कि आप उसको यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, और यूज करने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर वो प्रोडक्ट बना भी रहा है। अब जब बिलो द इक्विलिब्रियम वो लग गया, सप्लाई पीछे आ गई, डिमांड आगे चली गई, डिमांड बढ़ी है, कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है, इसको फर्क समझे दोनों का। आपकी डिमांड बढ़ रही है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय बढ़ रही है, बट कंजम्पशन कब बढ़ेगी, जब प्रोड्यूसर सप्लाई भी इतनी करे। प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर रहा है, तो सप्लाई कम है तो कंजम्पशन नहीं बढ़ सकती। हाँ अगर ये कंजम्पशन की जगह ये बात लिखता है ना कि डिमांड बढ़ेगी, तो ये आंसर बन जाता है, तो ये आंसर इसका नहीं है। प्रोडक्शन विल फॉल इफ द मैक्सिमम प्राइस इज अबव द करंट इक्विलिब्रियम। बेटा अगर अबव द इक्विलिब्रियम लगता है तो सप्लाई हमारे पास बढ़ रही है, यानी कि वो विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज है, सप्लाई कम नहीं होगी, सप्लाई बढ़ेगी। प्रोडक्शन विल फॉल इफ द मैक्सिमम प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम। हाँ ये वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि आप ये देखो सप्लाई आपकी ये आ रही है, तो प्रोडक्शन आपकी फॉल हो रही है, प्रोड्यूसर लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। Diagram shows demand and supply curve for a good. S1 is the original supply curve. S2 is the supply after tax is added. Taxes लग गए भाई। How much tax revenue is earned by the government? बेटा मैंने आपको बताया भाई कि आपके पास दो सप्लाई के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है हमेशा वो इनडायरेक्ट टैक्स का गैप होता है। तो ये देखो आपके पास ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस 6 से लेके 16 तक का आ रहा है, यानी कि $10 पर यूनिट का गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया है। ठीक है, $10 पर यूनिट का गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। आप लोग प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, आप 20, पहले आप इक्विलिब्रियम ई पे थे, अब E1 पे आ गए, आप 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय $10, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 200। व्हाट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, ईदी। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब मैंने आपको बताया भाई क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट ईदी होती है। तो बेटा देखते हैं, द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म। बेटा ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, ये फर्म का एक्सपेंस, सही है। द अलाउंस गिवन बाय अ पेरेंट टू अ चाइल्ड व्हाइल एट स्कूल। अब जाहिर सी बात है, अगर बच्चे को एक पेरेंट खर्चा देता है स्कूल के लिए, तो वो ये तो नहीं बोलेगा ना चल अब पंखे साफ कर या नाच के दिखा, ये तो नहीं होता ना, वो बच्चे को देते हैं जाओ बेटा खा पी लेना, तो ये तो ईदी हो गई ना एक तरीके से, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। द रेंट पेड टू अ लैंड ओनर बाय अ टेनेंट फार्मर। बेटा ये लैंड का रिवॉर्ड है, ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। वेज पेड टू अ वर्कर, ये बेटा उसका रिवॉर्ड है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, आंसर इज बी। व्हाट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से हमारे पास नजर आती है भाई। A single private shareholder acquires complete control of an organization। बेटा इसे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहा जाता है, अगर आप में से कोई बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है
वो प्राइवेट इदारे का ही बंदा होता है, प्राइवेट इदारे का ही शेयर होल्डर होता है, जो उसके मेजोरिटी शेयर्स खरीद के उसका कंट्रोल ले लेता है, उसे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट टू प्राइवेट इदारा किस तरह बने। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक प्राइवेट इदारा है ना जिसको आपने शेयर दे दी। फिर द परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नो बेटा ये भी आपके पास प्राइवेटाइजेशन नहीं होती। परचेज ऑफ शेयर इन अ प्राइवेट कंपनी, नो बेटा वो ऑलरेडी प्राइवेट है तो फिर काहेगा वो होगा यार। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, यस ये आपका है प्राइवेटाइजेशन। व्हाट डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स आपको बताया भाई जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता रहेगा। लो इनकम अर्नर्स पे द सेम प्रोपोर्शन, नो low income earners pay a lower proportion of income in taxes than high income earners, possible answer है। low income earners pay less in taxes than high income earners, no बेटा proportion अलग चीज होती है, pay less अलग चीज होती है। यहाँ पर वो परसेंटेज की बात कर रहा है, यहाँ पर वो अमाउंट की बात कर रहा है। मैंने हमेशा आपको टैक्स का परसेंटेज बताया है प्रोग्रेसिव टैक्सेस के हिसाब से। लो इनकम अर्नर्स पे मोर इन टैक्सेस देन हाई इनकम अर्नर्स, नो। अब दो चीजों से, एक तो लो वाले वैसे कम पे करते, दूसरी बात अगेन वो यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। तो आंसर इज बी। एन इंक्रीज इन व्हाट विल शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व इन एन इकोनॉमी टू द राइट, राइट की तरफ लेके जाना है। कहता है किस चीज में इंक्रीज होगा, किस चीज में इंक्रीज होगा कि मेरा एडी बढ़ जाए। तो बेटा बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या होता है कि टैक्स रेवेन्यू कम है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू। तो अगर ये बढ़ जाता है यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी बढ़ रही है तो उससे भी दरवाजा बंद करें। आपका बढ़ेगा, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, पॉसिबल आंसर है। कंज्यूमर सेविंग, बेटा सेविंग बढ़ेगी तो स्पेंडिंग कम होती है जिससे ईडी कम होता है। ठीक है, हमने ईडी को बढ़ाना है। प्राइसेस का इस तरीके से समझो, अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ती है तो कंजम्पशन फॉल होगी, कंजम्पशन फॉल होगी तो एडी फॉल होगा, तो एडी पीछे की तरफ लेफ्ट वर्ड आएगा, ये भी गलत है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो बेटा उससे इन्वेस्टमेंट वगैरह कम होती है, कंजम्पशन कम होता है, सेविंग बढ़ जाता है और एडी फॉल होता है। ठीक है, तो आंसर आपके पास बनता है ए। विच इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिस्क्राइब्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूटिव, कहता है कि भाई कौन सा हमारा इन्फ्लेशन का ऐसा इफेक्ट है जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से आ रहा होता है। तो बेटा एक तरीके से समझो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात है। इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, डिटेरियोरेशन इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का टर्म्स ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। द इनकन्वीनियंस ऑफ फ्रीक्वेंटली चेंजिंग प्राइसेस, इनकन्वीनियंस होती है बट उसका भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेजिंग पावर का गिर जाना ऑन फिक्स्ड इनकम। बेटा अगर आप पेंशन वालों का केस याद करो तो पेंशन वाले एक स्पेसिफिक इनकम कमा रहे होते हैं ना, तो वो उनकी पावर गिर जाती है, परचेजिंग पावर खरीदने की औकात गिर जाती है, तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को खराब कर देता है। सही है। इन विच सिचुएशन विल अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव, बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इम्पोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ना। या तो आप एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दो या तो आप इम्पोर्ट प्राइस को कम कर दो, यही रास्ता है आपके पास। तो अब आइएगा किस तरीके से टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका इम्प्रूव हो सकता है भाई। वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट राइजेस लेस देन इट्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, बेटा वैल्यू का तो खैर लिंक ही नहीं होता, वैल्यू का तो लिंक ही नहीं, हमने तो प्राइस की बात पढ़ी है हमेशा। ठीक है, तो इसको हटाओ। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है आउटपुट, क्वांटिटी, क्वांटिटी की तो बात ही नहीं है, प्राइस की बात हो रही है। प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट राइजेस बाय लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपोर्ट प्राइस 20% से बढ़ रही है, इंपोर्ट प्राइस 5% से बढ़ रही है, तो बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड तो इम्प्रूव ही होगा ना इससे, कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है और आपकी इंपोर्ट प्राइस से सिर्फ थोड़े से बढ़ रही है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इससे इम्प्रूव होगा, तो यही उसने बात आपसे पूछी भी। ठीक है, country X joins a custom union with country Y and will remove the tariff on its import of good M from country Y, under which conditions will trade creation in country X be the largest। कह रहा है कंट्री एक्स में ट्रेड क्रिएशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी भाई,
तो कहता है एग्जिस्टिंग साइज ऑफ कंट्री एक्सेस टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड एम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एम इन कंट्री एक्स। कहता है सबसे ज्यादा आपके पास ये जो ट्रेडिंग है ये वाली के जो टैरिफ हटेंगे तो उसका माल ज्यादा बिकना चाहिए। तो ज्यादा ट्रेडिंग कब होगी? पहली बात तो बेटा पीईडी को देखो, अगर तो डिमांड इलास्टिक है, प्राइस हल्की सी कम होगी, डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी, तो ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो रही है। ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो रही है, तो पहले तो इस चीज को समझ जाएं कि जब भी इम्पोर्ट टैरिफ रिमूव होगा, जब भी इम्पोर्ट टैरिफ आपके पास से रिमूव होंगे तो प्राइसेस कम होगी। हमें मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, तो मैक्सिमम बेनिफिट से तभी उठ सकता है जब डिमांड इलास्टिक हो। आंसर आपका बी या डी में से कोई एक। ठीक है। अच्छा, फिर एग्जिस्टिंग साइज ऑफ कंट्री एक्सेस टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड है। कहता है कि टैरिफ कैसा था, छोटा था कि बड़ा था? बेटा अगर टैरिफ बड़ा होता और फिर वो रिमूव किया जाता तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा फॉर कंज्यूमर्स वंस इट इज रिमूव, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा फिर मंगवाना स्टार्ट करेंगे। तो लॉजिकली टैरिफ का साइज भी बड़ा होना चाहिए, पीईडी इलास्टिक होनी चाहिए, आंसर शुड बी बी। What is likely to happen if there is a fall in the international value of country's currency? कहता है अगर इंटरनेशनल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए और आपकी कंट्री करेंसी फॉल हो जाए तो क्या होने के चांसेस हैं? राइज इन फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। बेटा एक्सपोर्ट की प्राइस फॉल होगी क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट की प्राइस फॉल होगी। राइज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स पॉसिबल आंसर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रही है तो प्राइसेस कम होंगी, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी। फॉल इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट। बेटा इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रही है, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी। फॉल इन डोमेस्टिक प्राइस लेवल। बेटा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस कम नहीं होती। आंसर इज बी। From the same quantity or factor of production, country X and Y each produce the following output. Which statement is correct? तो बेटा ये कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग गौर से देखो, शुगर में कंट्री वाई को एब्सोल्यूट है और टेक्सटाइल में कंट्री एक्स को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। कंपैरेटिव एडवांटेज निकालेंगे, अगर कंपैरेटिव एडवांटेज का कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा तो ठीक है, उसके बाद ही निकालेंगे, टाइम उस पर वेस्ट नहीं करेंगे। इधर आओ, कंट्री एक्स हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। नो बेटा, कंट्री एक्स तो सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर है। कंट्री वाई हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। बेटा कंट्री वाई को शुगर के अंदर है, टेक्सटाइल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो बी, ए और सी दोनों गलत है। कंट्री एक्स हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। बेटा वो शुगर का कंपैरेटिव एडवांटेज निकालने की बात कर रहा है, यानी कि आप एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे, शुगर इज टू टेक्सटाइल का, और डिनोमिनेटर में कौन आएगा आपके पास? शुगर। टॉप पे आएगा टेक्सटाइल। अब ये किस तरह बनेगा भाई? एक्स की बात अगर करें, एक्स के अंदर ये है, तो टेक्सटाइल ओवर शुगर कितना बना? 20/30। ठीक है, और वाई के अंदर किस तरह बनेगा? 10/40। तो अगर मैं जरा इसको निकालूं कैलकुलेट करके, 20/30, ये आ रहा है भाई 0.66:1, और 10/40 ये आ रहा है 0.25:1। तो कहता है कि भाई कंट्री एक्स हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज, जबकि हमें क्लियरली नजर आता है कंट्री वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। तो बेटा ये आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ एक बचा है, वो डी है, लेकिन डी कैसे उसको भी चलो प्रूव कर लेते हैं। कहता है वाई के पास शुगर में जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो तो चलो हमने ऊपर ही निकाल लिया ना, ये रहा, यही हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो वो इस तरह हमारे पास आंसर ये निकला है। ठीक है, following a 10% depreciation in the value of dollar of the pound sterling, a UK exporter leaves the dollar price of the good it sells in the US market unchanged. Other things being equal, what will be the effect on the revenue measured in sterling obtained by the manufacturer from its sales in the US? कहता है भाई कि हमारे पास डॉलर जो है वो 10% से डेप्रिसिएट हो गया, पाउंड अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो कहता है कि अगर जिस बंदे के पास डॉलर है वो डॉलर को बेच आए तो उसको क्या फायदा होगा, या कितने से उसके रेवेन्यू वगैरह पे जो है वो अफेक्ट आएगा। तो यूके एक्सपोर्टर लीव्स द डॉलर प्राइस ऑफ द गुड इट सेल्स इन द यूएस मार्केट, यानी कि वो माल जो है वो यूएस बेचता है और पैसा यूएस से मंगवाता है, और यूएस की करेंसी की वैल्यू गिर गई है,
यानी कि यूएस वाले बंदे को ज्यादा पे करना पड़ेगा पाउंड वाले बंदे को, यूके वाले बंदे को। तो लॉजिकल सी बात है, उसको तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो फिर पाउंड वाले का तो वैल्यू बढ़ी रही है ना, पाउंड वाले को तो फायदा हो रहा है। Other things being equal, what will be the effect on the revenue measured in sterling obtained by the manufacturer from its sales in the US? वही वाली बात है कि यूएस में जो इम्पोर्टर बैठा हुआ है वो पाउंड वाले एक्सपोर्टर को ज्यादा पैसे पे करेगा, तो फिर जो हमारा पाउंड वाला एक्सपोर्टर है उसका तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, टैरिफ की डायग्राम आ गई आपके सामने। व्हाट डिटरमिन्स द प्रोड्यूसर सरप्लस दैट द टैरिफ जनरेट्स फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स? टैरिफ की वजह से भाई क्या हमारे पास डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे आएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस को। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई एंड डिमांड, द टैरिफ रेट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ बोथ डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई, द टैरिफ रेट एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, द टैरिफ रेट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। बेटा एक बात सुनो, अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई है, तो ये पूरा रीजन आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस आ। ठीक है, अगर मैं टैरिफ वैरिफ को हटा दूं, इम्पोर्ट को हटा दूं, ये आपका बेसिक इक्विलिब्रियम बनता है, ये आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस आ रहा है। सही है। अच्छा आप बात सुनो, डिमांड सप्लाई, अच्छा और ये आपके पास चल रही है वर्ल्ड प्राइस। ठीक है, वर्ल्ड प्राइस। सही है, तो करंटली ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आ रहा है, इतना पोर्शन। जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगा, अब सप्लाई भी आपकी बढ़ गई है तो आपके पास ये भी प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन भी प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर आपका ऐड हो गया। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आपके पास आ रहा है ये ट्राइंगल, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आ रहा है आपके पास, ये ट्राइंगल आ रहा है। तो अब ये देखो ये किन दो चीजों से मिलके बन रहा है, ये मिलके बनता है टैरिफ रेट और डोमेस्टिक सप्लाई के हिसाब से। तो आंसर आपका बन जाएगा इसका। ठीक है जी मोहम्मद अली। बेटा सामने देखो, भाई ये देखो मैं साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, आपको टैरिफ की डायग्राम याद है कैसे बनती है? ये डिमांड आ गया, ये सप्लाई आ गया, ये इक्विलिब्रियम बनता है ना। गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे वर्ल्ड प्राइस आपके पास आ रही है, ठीक है, ये वर्ल्ड प्राइस चल रही है। तो जाहिर सी बात है मार्केट में सप्लाई कम है, इक्विलिब्रियम सप्लाई ये होनी चाहिए, बट मार्केट में क्योंकि जब मैं बाहर से इंपोर्ट करवाऊंगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस से ये वाला पोर्शन बचेगा। यानी कि इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला पोर्शन, इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला पोर्शन बचेगा। सही है, गवर्नमेंट जब टैरिफ लगाएगा तो मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्यूएस से क्यूएस 1 पे आ जाऊंगा मैं आगे की तरफ। तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन भी तो है जो मेरे प्रोड्यूसर प्लस में आना शुरू होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये मेरे प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर आना स्टार्ट होगा। तो बेटा अब आप ये देखो ना, ये दो चीजें किससे मिलके बन रही हैं, तो वो क्या है भाई, टैरिफ रेट एंड पीएस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि डोमेस्टिक सप्लाई कितनी हमारे प्रोडक्शन हो रही है प्लस जो भी टैरिफ का हमारे पास अमाउंट लग रहा है, दोनों को ऐड अप करूंगा तो वो मेरे पास प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे क्रिएट हो जाए। सही है। Which government policy is most likely to cause expenditure switching that will benefit a country's current account? बेटा switching policy की बात चल रही है, तो वो कहता है कि यार किस तरह वो बेनिफिट करेगा करंट अकाउंट को। बेटा स्विचिंग पॉलिसी का हमने सिंपल सी एक बात की थी, वो क्या था कि यार आप दूसरों का रास्ता बदल देते हो। अच्छा भाई, कहता है कंट्री के लिए कौन सी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी, कंट्री के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट कोटास। बेटा कोटा आप बढ़ाओगे वो स्विचिंग पॉलिसी का पार्ट है नो डाउट, बट प्रॉब्लम क्या है कि रॉ मटेरियल अगर आता हुआ तो वो महंग, वो जो है वो क्या कहते हैं, हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा करवा सकते हैं ना पहले के मुकाबले में। इंक्रीजिंग कोटा का मतलब क्या है कि पहले आप 500 गाड़ी मंगवा सकते थे, अब आप 1000 गाड़ी मंगवा सकते हो। तो बेटा ये तो आपके पास स्विचिंग पॉलिसी तो ना हुई, ये तो आपके पास हो गई कि उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है। अगर तो वो डिक्रीजिंग कोटा बोलता तब ये आंसर बन सकता था। इंक्रीजिंग इनकम टैक्स अलाउंसेस, बेटा ये स्विचिंग पॉलिसी का आपके पास पार्ट नहीं है। इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी स्विचिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं है। सब्सिडीज टू लोकल फर्म्स, यस प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट है, स्विचिंग पॉलिसी का पार्ट।
Which type of economic policy is likely to be considered the most effective by a government that has greater income equality as its primary aim? तो कहता है इनकम इक्वालिटी हमारे पास होनी चाहिए सबसे ज्यादा। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों होती हैं, तो यहाँ पर इनकम इक्वालिटी का गेम चल रहा होता है, तो ये पॉसिबल आंसर है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी से डोमेस्टिक पे हम लोग क्यों देखेंगे भाई कि इनकम इक्वालिटी हो रही है कि नहीं हो रही। मॉनेटरी पॉलिसी का भी इनकम इक्वालिटी का लिंक नहीं होता, सप्लाई साइड का भी लिंक नहीं होता। यहाँ पर टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों आ रही होती है, इसीलिए ये हमारे पास इक्वालिटी ऑफ इनकम को ज्यादा फोकस करता है। डायग्राम shows four possible aggregate demand curves and an equilibrium point X. A government employs deflationary fiscal policy in order to reduce the rate of inflation in its economy. बेटा deflationary fiscal policy का मतलब क्या है कि वो contractionary fiscal policy यूज कर रहा है, क्योंकि एडी कम करने की बात कर रहा है ना। आगे आओ। अच्छा, the shift this shifts aggregate demand to 82, with which AS curve would this policy be most effective? Most effective का मतलब क्या है कि वो कहाँ पे सबसे ज्यादा हमें जो है वो फायदा देगी और कहाँ पर उसकी जो है वो हमें फायदा उससे मिलना चाहिए। देखो हम लोग डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स को देखेंगे भाई। आप 81 से 82 पे आ रहे हो ना, तो कह रहा है कि कौन सी सप्लाई के लिहाज से वो बेस्ट होगा हमारे पास। तो अब ये देखो, एक इक्विलिब्रियम हमारे पास ये रहा E1, एक इक्विलिब्रियम ये रहा E2, एक ये रहा E3 और एक ये रहा E4। सही है, मैं सबकी क्वांटिटीज खींच रहा हूँ। ये एक एक्चुअल आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, एक ये आ गया और एक आ गया अपने पास ये। तो कहता है भाई कहाँ पर प्राइसेस सबसे कम है, किस इक्विलिब्रियम में प्राइसेस सबसे कम है। तो भाई ये देखो इधर आओ, एक ये और ये। तो बेटा ये आ गया P1, ये आ गया P2, ये आ गया P3 और ये आ गया P4। भाई सबसे कम तो P4 पे है। अच्छा, और P4 किस इक्विलिब्रियम पे आ रहा है? P4 आ रहा है आपके पास E4 के ऊपर। तो बेटा ये E4 वाली लाइन कौन सी है आपके पास? E4 वाली लाइन है ये। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए बन जाएगा। समझ गए बात को भाई? क्लियर है? 29 बेटा, 29 के अंदर वो कहता है इक्वालिटी ऑफ इनकम कहाँ पे आपके पास किस पॉलिसी के अंदर आ रही होती है। इक्वालिटी ऑफ इनकम फोकस होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से और डायरेक्ट टैक्सेस से या इनडायरेक्ट टैक्सेस से। और फिस्कल पॉलिसी एक वाहिद ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस दोनों की बात चल रही होती है एक साथ। बेटा सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस कहाँ आते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस कहाँ आते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी में? समझ गए? चलिए क्लास ऑफ करें, अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6। An indirect tax is imposed on a product cost causing expenditure by consumer to increase। बेटा अभी इसके लिए तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ये तो बड़ा सिंपल सा है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ती है, ठीक है। कहता है कि आपकी प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए। एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है कि रेवेन्यू प्रोड्यूसर का बढ़ेगा। तो बेटा प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इन इन इलास्टिक डिमांड। तो ये इन इलास्टिक आ गई यहाँ पे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, तो ये वो आ गया। सब्सिडी दे के प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलास्टिक सप्लाई इलास्टिक हो जाती है। अरे बेटा आप समझ नहीं रहे हो ना भाई। इनकम इनइक्वालिटी का सबसे इनकम इनइक्वालिटी कम करने का सबसे इजी तरीका क्या है? टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ाओ, रिग्रेसिव टैक्सेस कम करो। फिस्कल पॉलिसी में ये दोनों चीजें आती है। सप्लाई साइड में डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव टैक्सेस कहाँ आते हैं? आप तो उसकी बात करो ना जो ओवरऑल आपको सिखाई गई है थ्रू आउट क्लासेस में। तो फिस्कल पॉलिसी में बजट डेफिसिट बजट सरप्लस क्या होता है? वो इसीलिए तो होता है कि इनकम इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। समझी?
चले, अल्लाह हाफिज।